नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल टॉपिक पर, क्योंकि जिस चीज़ को आज हम इग्नोर कर रहे हैं, इन फ्यूचर वो हम लोगों को बहुत ही ऐसा समझ लीजिए बाउंस बैक की करेगी। एक्शन का रिएक्शन जो होता है वो आपको मिलेगा, वो मिलने लगा है। ये 2013 की बात है, जब सुनामी जैसे हालात बने, सुनामी कहेंगे या जो भी कहें उसको, जब उत्तराखंड में जो सुनामी आई थी उसका आपने रिज़ल्ट देख लिया था, बट आप उसको समझ नहीं पाए कि किस वजह से वो चीज़ें हुई थी। तो वो तो एक छोटा सा वो था, राइट। बट आप जो ग्लोबल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को आप नहीं समझ पा रहे हैं, और क्योंकि आप लोगों के पास एक्सेस नहीं है, और कई बार आप लोग उन चीज़ों को ध्यान भी नहीं देते हैं, क्योंकि लाइफस्टाइल इतना बिजी है, हर कोई अपने अपने काम में बिजी है। लेकिन मुझे लगता है प्रकृति को भी समझने की ज़रूरत है। अगर आप प्रकृति को नहीं समझेंगे तो प्रकृति आपको नहीं समझेगी कि आप कौन हैं, वो निपटा देगी। जब भी मौका मिलेगा वो नहीं देखेगी कि आप क्या करते हैं, कौन है, क्यों आई दुनिया में, राइट। उसके लिए ये चीज़ें मायने ही नहीं रखती। आप प्रकृति को ऐसे समझिए, प्रकृति के सामने आपको कोई खास एग्जिस्टेंस नहीं है, आप एक पॉइंट मात्र भी नहीं है, समझ रहे। तो इसलिए अपने आप को ज़्यादा इस तरह से समझने की जरूरत नहीं है कि आप बहुत ही स्पेशल हैं, जब तक कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हो या कोई ऐसा ग्लोबल लीडर ना हो जिसका होना या ना होना मैटर करता है, राइट। तो बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के बारे में। आज क्लाइमेट चेंज के बारे में ऑलमोस्ट सभी जो मीडिया चैनल्स हैं या ग्लोबल लीडर्स हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन उनके बात करने से या ना करने से घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बात करने से फ़र्क पड़ेगा हमारे और आपके, क्योंकि जब तक एक कॉमन मैन इस चीज़ को नहीं समझेगा कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, तब तक चीज़ें में बदलाव नहीं आएगा। तो उसी बारे में मैं बात करने वाला हूँ आज। तो क्लाइमेट चेंज को एक इजी लैंग्वेज में समझ लेते हैं पहले। क्लाइमेट चेंज है क्या? देखिए, जब प्रकृति अपने नेचुरल जो उसकी टेंडेंसी है उन चीज़ों को करने के बजाय कुछ अलग चीज़ें करने लगे। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप मई जून अभी चल रहा है ना। मई जून में आप पहले देखिए, आप पिछले 10 साल में आप चली जाइए और मेरे को बताइए क्या इतनी ही गर्मी पड़ती थी मई जून में? मई जून की छुट्टियां मिला करती थी हमको, और उस समय हम देखते थे कितनी मतलब गर्मी पड़ती थी। अगर आप थोड़ी देर भी अगर कहीं बैठ जाएं तो पसीना पसीना हो जाता है। तो उसके लिए पंखा, फिर हाथ वाला पंखा होता था, उसको बीजना ही बोलते हैं हमारे यूपी में, तो वो होता था। उससे फिर हम हवा करते थे, पसीना चू रहा है, फिर देख रहे हैं कि एक बीजना और लाओ, मेरे को भी दो, राइट। मेहमान आ जाते तो सबको एक एक बीजना दो, राइट। तो इस तरह का माहौल रहता था। आज 5 जून है, 5 जून को ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, तो आप ये देख लीजिए कि मौसम एकदम चिल है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं अभी फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और अंदर बैठा हूँ, कोई फ़ैन नहीं चल रहा है, कोई एसी नहीं चल रही। आप खुद देख के मेरे को बता दीजिए कि आप मुझे कोई गर्मी ऐसी लग रही है कि पसीना आ रहा है या कुछ आ रहा है। हवा हालांकि चल नहीं, बाहर हवा नहीं चल रही, बट मौसम में इतनी कोई गर्माहट नहीं। लेकिन यही टाइम जब हम 10-15 साल पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कितनी गर्मी होती थी। और दूसरा मैं एग्जांपल देता हूँ, बारिश आप देखिए कि मई जून में इतनी कोई खास बारिश नहीं होती थी। बारिश शुरू होती थी जुलाई से, जुलाई अगस्त सितंबर, ये महीने बारिश के होते थे। अब आप देखिए मई से स्टार्ट होगी ये बारिश हमारे यहाँ पे, और मौसम ऐसा रहता है जैसे जुलाई में रहता था। अभी जून स्टार्ट हुआ है, मौसम मई से लगभग ऐसा होने लगा था कि हाँ जैसे भाई बरसात का मौसम आ चुका है, वो बस बारिश होने लगेगी अब। बट ये चीज़ें बस ऐसे ही नहीं हो रही, इसका भी एक पूरा रीज़न है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है मैं कहूँगा। क्योंकि आप ये देखिए कि क्लाइमेट चेंज का फ़र्क क्यों पड़ रहा है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, यानी कि जैसे जैसे सारा जो टेम्परेचर है, ऐसे समझिए पृथ्वी क्या है हमारे लिए, ये पृथ्वी बहुत बड़ा एक स्पेस है, बट प्रकृति के लिए अपने आप में पृथ्वी एक गोला है, उसके अंदर का एक टेम्परेचर मेंटेन करके उसको रखा गया है। लेकिन जब हम उसका अंदर से टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कहीं पे वो जाके, जैसे मान लीजिए एक रूम है, पृथ्वी को एक रूम की तरह आप ले सकते हैं। मान लीजिए एक रूम है, उसको हमने बंद कर दिया चारों ओर तरफ से। एक साइड में हमने बर्फ़ रख दी है, राइट। उसी रूम में एक साइड में हमने एक नॉर्मल टेम्परेचर मेंटेन किया है, और एक साइड में हमने मान लीजिए समुद्र को पानी से भर दिया है, एक समुद्र है ना। और एक साइड को मान लीजिए हमने पहाड़ वगैरह ज़्यादा बना दिए हैं उधर। इस तरह से कुछ मैनेज हमने किया है।
लेकिन अब आप ये सोचिए कि अगर हम जहाँ पे एक नॉर्मल एटमॉस्फेयर है, जहाँ पे टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है, गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी, वहाँ पे अगर कोई लोग इतनी ज़्यादा फैक्ट्रीज लगा दें, इतना ज़्यादा पोल्यूशन करें, तो वो क्या पोल्यूशन वहीं पे स्टे करेगा? नहीं ना, वो पोल्यूशन सारे में घूमेगा। ग्लोबल वार्मिंग इसी को कहते हैं। जब पोल्यूशन जो इतना बढ़ जाता है कि वो जो एक साइड में आपने बर्फ़ रखी है उसका टेम्परेचर बढ़ा के उसको पिघलाने लगे, राइट। तो जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो वो कहाँ जाएगा? नदियों के रास्ते, क्योंकि नदियों को हमने समुद्र से कनेक्ट किया है, तो नदियों के रास्ते वो समुद्र में जाके मिलेगा, तो समुद्र का लेवल बढ़ेगा। तो जो टापू वगैरह हैं, छोटे छोटे जो देश जो टापू पर बने हों, उनका तो अस्तित्व खतरे में अभी भी आने लगा है। तो उनका तो पता नहीं क्या होने वाला है इन फ्यूचर में, हो ओबियसली समुद्र में समा जाएंगे, राइट। तो इस तरह की चीज़ें बनेंगी और बनने लगी हैं। आप देखेंगे कि आज जो हमारा जो मुंबई वगैरह है उसके आप देखें किनारों पर उसके पानी का स्तर बढ़ रहा है, राइट। वहाँ से लोगों को देखना इन फ्यूचर लोगों को हटाना पड़ेगा और शिफ्ट करना पड़ेगा वहाँ से, क्योंकि इस तरह से पानी बढ़ेगा तो ऑब्वियसली लोगों को वहाँ पे रहने में दिक्कत होने वाली है, क्योंकि नहीं तो फिर समुद्र में समा जाएगी चीज़ें। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। दूसरी चीज़ अगर हम देखें टेम्परेचर का जो फ़र्क पड़ रहा है, मैं सिर्फ टेम्परेचर बेस्ड बात कर रहा हूँ, क्लाइमेट चेंज का जो टेम्परेचर से फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ग्लोबल टेम्परेचर, उससे क्लाइमेट चेंज होने के बाद बर्फ़ पिघल रही है, उसके बाद पानी इस तरह से जा रहा है, तो उससे क्या हुआ? एक तो नदियों में उफान आएगा। जैसे बरसात का मौसम आया तो ऑलरेडी उसमें पानी इतना था, ऊपर से बरसात हो गई, अब पानी कहाँ मैनेज करें? पानी नदियों में छोड़ा जाएगा। नदियाँ क्या करेंगी? नदियाँ उफान मारेंगी, और आप अगर नदी के किनारे कहीं बसे हुए हैं तो आपका अस्तित्व खतरे में, राइट। तो इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं। आप देखते हैं कितनी बाढ़ आ रही है हर साल। पहले इतनी बाढ़ें सुनते थे नहीं, लेकिन 2013 के बाद ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करें। दूसरा, ये तो होगी नदियों की बात। अब दूसरा एक एस्पेक्ट दूसरा भी है जिसको मुझे लगता है 99% लोग समझते ही नहीं हैं, वो दिमाग लगाते ही नहीं बिल्कुल। आप ये समझिए, पहले जब हम किसी फल या सब्जी को हम लगाते थे, पेड़ की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका जो प्रोडक्शन होता था, कई फसल तो ऐसी होती थी जिनका प्रोडक्शन सिर्फ एक साल में एक ही बार होता था, लेकिन आजकल वो भी 2 प्रोडक्शन देने लगी हैं, लेकिन क्वालिटी घट गई है। उनका जो प्रोडक्शन क्वालिटी जो थी वो घट गई है, बट प्रोडक्शन टाइम टू टाइम्स हो गई है। आप साल में 2 बार उसका प्रोडक्शन ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा टेम्परेचर मेंटेन मिल रहा है कि वो खुद ही उसको 2 बार प्रोड्यूस कर रही है, बट क्वालिटी नहीं दे पा रही, क्योंकि उसको एक एटमॉस्फेयर तो मिला लेकिन उसको टाइम कम हो गया, और कई सारी चीज़ें इम्पैक्ट होती हैं उसकी वजह से। उसका जो ऐसा समझ लीजिए, जब हम कुछ गलत चीज़ खाते हैं तो हमारे हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, राइट। मान लीजिए आपने कोई गर्म चीज़ खा ली तो आपके हार्मोन्स गड़बड़ होते हैं, तो हार्मोन्स जब गड़बड़ होते हैं तो आपको कई तरह की प्रॉब्लम आती है, जैसे स्किन पे पिंपल आ सकते हैं, ये एक चीज़ है। तो पिंपल को ऐसे समझ लीजिए कि प्रकृति में जहाँ तहाँ सूखा पड़ेगा, फॉर एग्जांपल, है ना। आपको लूज मोशन हो गए, मान लीजिए उसका कोई की बाढ़ आ गई, ऐसे समझ लीजिए, राइट। और आपके जो हार्मोन्स है, डायरेक्ट जो हार्मोन्स है, जैसे स्पर्म टाइप चीज़ें जो होती हैं, अगर वो गर्मी करेगी तो वो आपको ऐसा फील होगा कि इसको निकालते हैं बाहर, या आपका मन करेगा ऑब्वियसली टू हैव दैट। वर्ड में यूज़ नहीं करता, बट इस तरह की चीज़ें मतलब आपको करने की पड़ेगी, क्योंकि आपके हार्मोन्स गड़बड़ हैं। इसी तरह से प्रकृति का भी है, प्रकृति के हार्मोन्स गड़बड़ होंगे तो वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चाहेगी जो वो चाहती नहीं है, वो मतलब वो नेचुरल टाइम पर वो नहीं करती, बट उसको करना पड़ेगा, क्योंकि उसका टेम्परेचर ऑलरेडी उसको मिल चुका है, अब उसके हार्मोन्स गड़बड़ हो चुके हैं। हमारी बॉडी के हार्मोन्स अलग टाइप के होते हैं, बट उनके भी हार्मोन्स होते हैं, तभी वो किसी चीज़ को जन्म देते हैं। बिना हार्मोन्स के कोई चीज़ किसी को जन्म कैसे देगी? इसी तरह देगी ना। यानी कि ऐसे समझिए, पूरी पृथ्वी, पहले तो पृथ्वी अपने आप में एक ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे तो पृथ्वी को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि ऐसे समझ लीजिए, अगर 70% वाटर अगर पृथ्वी पे है तो 70% हमारी बॉडी में है, यानी कि वो भी एक जीवित प्राणी की तरह है, राइट। तो उसको ऐसा मत समझिए कि एक पृथ्वी का एक गोला है, इसको बना दिया है, नहीं, वो एक जीवित, जैसा हम हमारे यहाँ पे क्या है, पृथ्वी को भी एक रूप दिखाया जाता है कि पृथ्वी, ये पृथ्वी माँ है, राइट। उनको दिखाया इसलिए जाता है कि आप समझ सकें कि वो भी बिल्कुल सेम हमारी तरह है, पर उनका जो फिज़िकल जो स्ट्रक्चर है उसको डिफरेंट तरीके से बनाया है, और हमारा अस्तित्व उनके अंदर है, ऐसा समझ लीजिए। अगर उनका अस्तित्व पर कुछ भी गड़बड़ आ रहा है, मान लीजिए उनका पानी वाटर लेवल कम हो रहा है या वाटर लेवल बढ़ रहा है, तो ऐसा सच नहीं है कि सिर्फ उनका गड़बड़ रहा है, हम पे भी उसका
वो इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्टली पड़ेगा, इनडायरेक्टली छोड़ो। दूसरा, अगर बात करें हम, तो ये तो हो गया हमारे किस तरह से जो नेचर हम इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसके फल फ्रूट जो हैं वो बिना टाइम के आ रहे हैं, बिना टाइम के सूख जा रहे हैं, राइट। दूसरा आप देखेंगे कि इसका एक रीज़न दूसरा भी है, वो होता है 70% जो है इंडिया में फार्मिंग है, बट वहाँ पे जो चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को अगर हम समझें कि हम खाने पीने के चक्कर में क्या कर रहे हैं, क्यों हम प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ाने के चक्कर में केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, इतने फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है। इतनी डायरेक्टली मैं बताऊं तो आप जितने भी, जैसे जो हमारे जो मित्र जीव थे, जो प्रकृति जिससे भोजन लेती है, एक तरह से आप सब समझिए, प्रकृति को भोजन चाहिए होता है कुछ ऐसे एलिमेंट्स के थ्रू, जैसे कि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, राइट, वो मिल जाती है ऑब्वियसली। जैसे उसको फॉस्फोरस चाहिए या और जो नाइट्रोजन है, इस तरह के जो एलिमेंट्स चाहिए होते हैं वो प्रकृति ऑटो जनरेट करती है। कैसे, जो हमारे केंचुआ होता है या और जो सैकड़ों तरह के जो जीव होते हैं, बटरफ्लाई है, ये सब हर जीव का प्रकृति में एक अस्तित्व है और उसकी उसको एक काम दिया गया है कि तुम्हें ये करना है, राइट। तो जैसे केंचुआ क्या करता है, चीज़ों को खाता है, फिर उससे एक अपनी जो पोटी टाइप करता है वो, फिर उसमें सारा वो ऐसे में डाया खाद होता है, उसी का एक फॉर्मेट बना देता है और बहुत ही अच्छा भोजन होता है वो पृथ्वी के लिए। उसको उससे उसके थ्रू जो भी हम फसल बोते हैं वो कंज्यूम होती है, उसको कंज्यूम करते हैं। बट जब हम इतने सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं तो या ऑब्वियसली मर जाते हैं, फिर हमको ज़रूरत पड़ती है यूरिया की, फिर हम डिपेंडेंट हो जाते हैं यूरिया और जो अदर फर्टिलाइजर्स हैं और जो पेस्टिसाइड्स हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हमने जो मित्र जीव थे उनको मार दिया है। जैसे बटरफ्लाई, वो बहुत ही अच्छा जो है पोलिनेशन का काम करती है, बट हमने उसको मार दिया है बहुत ही कम। आप देखेंगे आजकल इतनी जो है मक्खी नहीं दिखाई देती मधुमक्खी, जिससे कि पोलिनेशन अच्छे से हो सके। जब पोलिनेशन अच्छे से नहीं होता तो फिर उनको बीमारियाँ आती हैं पेड़ों में। आप देखेंगे कि आप बरसात के मौसम में जो अमरूद वगैरह होते हैं उस पर कितने कीड़े पड़ जाते हैं उनके अंदर। वो इसका रीज़न यही है कि पोलिनेशन उसका ठीक से नहीं हुआ था और उस पर एक बीमारी तभी पड़ गई थी जब वो फूल था। वो बीमारी बढ़ते बढ़ते जब वो सॉफ्ट हुआ फल, तो फिर उसके अंदर उसके कीड़े वीड़े बन जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं नेचर लेवल पे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अगर फार्मर हैं तो यार फर्टिलाइज़र का यूज़ कम करो और नेचुरल फार्मिंग पे आ जाओ। नेचुरल फार्मिंग क्या है, ऑर्गेनिक तरीके से किस तरह से फार्मिंग कर सकते हैं, उसके लिए सैकड़ों वीडियो यूट्यूब पे भी पड़ी हैं, आप उनको देख लीजिए यार एक बार और अपने आप को नेचुरल फार्मिंग पर आप हो सकता है आप थोड़ा सा कम कमा लें शुरू में, बट आप अच्छा खाएंगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो आपका पैसा वहाँ से बच जाएगा। ऐसा मत समझिए कि आपने ज़्यादा कमा लिया तो आपके पास रखा रहेगा, नहीं, आप डॉक्टर को देंगे। ऑब्वियसली मान लीजिए आपकी फैमिली है, 5 लोग उस फैमिली में रहते हैं, उसमें से एक आदमी को भी अगर कैंसर हो गया या शुगर हो गया तो ये समझ लीजिए आपकी आधी कमाई तो वो चली गई उधर। क्योंकि ऐसा मुझे कैंसर और शुगर टाइप की जो बीमारी हैं ये आधी कमाई आपकी ले जाती हैं, क्योंकि आपको डेली इसकी बीमारियों की दवाई खानी पड़ती है। और कैंसर में तो कई बार जान भी नहीं बचती है, पैसा का पैसा जाता है, जान भी नहीं बचती। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें मत करो, क्योंकि एट द एंड आप बचा नहीं सकते पैसा, आप डॉक्टर को देंगे, डॉक्टर किसी और को देगा। इस तरह का साइकोलॉजी जो है साइकिल है वो बनेगी। तो उससे बाहर आएँ और फोकस करें अच्छी चीज़ों पर, पॉजिटिव चीज़ों पर जो प्रकृति के लिए अच्छी हैं। तो प्रकृति के लिए अच्छी चीज़ें वो हैं जो नेचुरल हैं, जो हम नेचुरल तरीके से करें। उसके लिए हम कोई भी कंपनी से आने वाली चीज़ों का यूज़ ना करें, जैसे फर्टिलाइजर्स और जो अदर केमिकल्स हैं, क्योंकि जो भी चीज़ हम कंपनी में बना रहे हैं आज सब चीज़ें प्रकृति के लिए भी हानिकारक है, हमारे लिए भी हानिकारक। तो ऐसा समझ लीजिए आपको जब भी कोई कंपनी की चीज़ खरीद रहे हैं उसको पहले देख लीजिए कि इस चीज़ को हमें कंज्यूम करना है या नहीं करना। उसी तरह फसलों के लिए भी इसको कंज्यूम करना है या नहीं करना, क्योंकि फर्टिलाइजर्स और जो पेस्टिसाइड्स है उनका ऑल्टरनेट हमारी प्रकृति ने ऑलरेडी दिया है। उसके लिए नीम जैसे पेड़ दिए हैं, उनका हम पेस्टिसाइड बना सकते हैं, तो उनका यूज़ करें यार। कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें जो हमारे बच्चों की या फ्यूचर जनरेशन के लिए हानिकारक है। तो क्लाइमेट चेंज की वीडियो में चीज़ें बताने को 56 है, बट इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो सकते हैं, क्योंकि हर किसी को इस तरह की वीडियो पसंद नहीं आती है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी तरह की जब आप हमारे साथ इंटरेक्शन करते हैं तो हमको मिलता है थोड़ा सा मोटिवेशन टू मेक मोर रिसर्च बेस्ड वीडियोज़। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।